गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सिटी गर्ल्स कॉलेज। आज मैं आपको शिक्षण विधियां एवं रणनीतियों के बारे में पढ़ाने जा रही हूं। हमारा ऑलमोस्ट कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पैंडमिक सिचुएशन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों की जो एजुकेशन है वो कहीं भी ब्रेक ना हो। और जो हमारा रिवीजन चल रहा है तो वो शिक्षण विधियां एवं रणनीतियों का चल रहा है। शिक्षण विधियां आप लोग सभी जानते होंगे, जैसा कि हाँ, एक क्लास में एक टीचर अपनी बहुत सारी मेथड्स स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है अपने कंटेंट को समझाने के लिए। तो इसी तरह से आज आप जानेंगे कई सारी विधियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, जो कि हम अपने कंटेंट को इफेक्टिव और एक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, विधियों को। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग में हमने बहुत सारी स्किल्स पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं मेथड से रिलेट करती हैं। तो जो स्किल होती है वो क्लास में हम यूज़ करते हैं ना मास्टरी गेन करने के लिए। जैसा कि एसपी कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि टीचिंग skills are the instrument in the hand of the teacher by which we make up our teaching active and effective as well as in the classroom। उन्होंने ये समझाया है कि एक जो शिक्षक है उसके हाथों में जो टीचिंग स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक औजार के तरीके काम करती हैं, जिसका उपयोग कर करके एक जो शिक्षक होता है अपनी क्लास को बहुत एक्टिव, मतलब प्रभावी अंतःक्रिया उनके माध्यम से हो सकती है। एक क्लास में सभी जानते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले चाइल्ड्स पढ़ते हैं, जैसे कि कई सारे गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, स्लो लर्नर होंगे, डम चाइल्ड होंगे, इंटेलेक्चुअल चाइल्ड होंगे। जैसा कि एनपीसी कर्व के थ्रू हमने समझाया था आपकी क्लास में कि कई सारे जो एवरेज होता है वो हमारा बीच में होता है और जो इधर होता है वो माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 60% बिलो हैं या 60% हाई है। सबसे ज़्यादा हमको एवरेज मिड में देखने को मिलता है और यही चीज़ें हम देखते हैं। क्लास में बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं। तो ये जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है और इसमें हम साइकोलॉजिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही हम लोग शिक्षण विधियों और रणनीतियों को भी सीख करके ऐसे ही फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारी शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड है सबसे पहला आपका। दूसरा है प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तीसरा है विवरण या कथन विधि यानी नरेशन मेथड। चौथा है दृष्टांत या उदाहरण विधि, इलस्ट्रेशन मेथड। समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 6 है हमारा योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। 7th है मस्तिष्क उत्वेलन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। 8th है हमारा परिचर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड। आज हम सबसे पहले अपना मेथड स्टार्ट करते हैं लेक्चर मेथड। जानते हैं उसके बारे में कि लेक्चर मेथड होता क्या है। आपने देखा होगा कि प्राचीन सभ्यता में जो गुरुकुल प्रणाली थी उसमें हम ये मेथड फॉलो करते थे। इसमें क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो अपना लेक्चर देते थे और जो शिष्य होते थे वो उसको सुनते थे। तो आज भी ये प्रचलित है ये मेथड। इसको इस तरह से देख के समझेंगे। ये है आपका लेक्चर मेथड। यानी लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड एंड इज़ प्रिफर्ड बाय मैनी टीचर्स। Here the teacher is an active participant. The students are assumed to be passive listeners. That way, it is one-way communication. The teacher talks more or less continuously to the class. The class listens, writes and notes facts and the ideas for remembering and to think them over later। यानी इसमें क्या होता है, ये टीचर ओरिएंटेड ये मेथड जो होता है ये टीचर ओरिएंटेड होता है लेक्चर मेथड। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो टीचिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है ना, एक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़े फेयर है। ऑटोक्रेटिक होती है जहाँ पे पूरा वर्चस्व किसके हाथ में होता है, वो शिक्षक के हाथ में, शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है। और दूसरा जो हमारा होता है डेमोक्रेटिक, यानी जैसे कि हमारी ये व्यवस्था है हमारी लोकतंत्र वाली, प्रजातंत्र की व्यवस्था जो है, वैसे ही क्लास में भी वैसे ही हम प्रजातंत्र वाली रूल्स को फॉलो करते हैं कि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। रोल हमेशा 50-50 रहता है। और लेज़े फेयर यानी हस्तक्षेप रहित शिक्षण, यानी उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, बस वो उनका काम होता है कि वो आपको कोई टास्क दे देते हैं और यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क।
बात करते हैं लेक्चर मेथड, तो यही है कि डोमिनेटिंग टीचर मेथड जो होता है वो डोमिनेट करा जाता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। इसमें टीचर एक्टिव होता है, यानी सेकेंडरी रोल दिया गया है स्टूडेंट्स को, और टीचर क्या होता है वो कॉन्टिन्यूसली और मोर अपनी बातों को रखते हैं अपनी व्याख्यान विधि के माध्यम से, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं सुनते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, फैक्ट और आइडियाज़ को रिमेम्बरिंग करने का यानी सोचने का प्रयास करते हैं। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं लेक्चर मेथड के, ये देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर, ये क्या होते हैं, ये फॉर्मल वे में लेक्चर जो दिए जाते हैं फॉर्मल वे में दिए जाते हैं, और नैरेटिव इन नेचर यानी जो विवरण होता है वो नैरेटिव, उसकी प्रकृति क्या होती है, नैरेटिव होती है। सेकंड पॉइंट है इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट, जब कोई भी टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को माइंड में रखता है या अपने पॉइंट्स को याद रखता है कि हमें अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में लेक्चर देना है। नेक्स्ट है इट एक्सप्लोर्स प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम समस्या को भी खोजने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्चर मेथड के, हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी एडवांटेज क्या क्या इसकी है हम देख लेते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड अ सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जो एक टीचर होता है, जैसे आपने क्लास में देखा होगा आपकी क्लास में कि सुपरवाइजर्स आपके आते हैं और लेक्चर देते हैं, तो एक ही जो टीचर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेंड कर रहा होता है, उनको लेक्चर दे रहा होता है। which is not possible by using other method. It save much time and syllabus can be very easily covered within लिमिटेड टाइम। अब इसकी एडवांटेज, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हमारे क्लास में जो पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इस मेथड से हमारे टाइम की बचत हो रही है, हमारा सिलेबस कवर हो रहा है और बहुत इजी मेथड ये माना जाता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल टीचर की भी बहुत इसमें अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ सिग्निफिकेंट it is simplifies the task of the teacher. थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर यूजली अवॉइडेड, यानी क्या होता है लेक्चर के दौरान जो होता है, जो क्लास में जो भी इंटरप्शंस होते हैं उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इसकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं क्या है। इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। अब जो लेक्चर मेथड होता है उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट पैसिव होता है, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि स्टूडेंट हमारे पैसिव होते हैं और जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, तो बहुत ही कम उनको अवसर मिलता है स्टूडेंट्स को अपनी बात को रखने का। यही पॉइंट ये बता रहा है, इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। जो स्टूडेंट्स की जो क्रियाकलाप होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें 50-50 रोल होता है, तो हम एक क्लास को अच्छा मान सकते हैं जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों का रोल 50-50% हो। द टीचर टेक्स स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। एक टीचर की क्वालिटी होती है, वही ये विधियों की बात हम कर रहे हैं कि वो अपने लेक्चर मेथड को किस तरह से एक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, इट यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे कि नॉर्मल क्लास होती है तो इसमें क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर ले रहे हैं जाहिर सी बात है वो टीचर ओरिएंटेड है, तो ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं देता है, अवसर नहीं मिलते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इट ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चेकिंग लर्निंग progress whether the student are attending and understanding all that the teaching is explaining। अब क्या होता है, if it offers limited opportunity for checking learning progress। अब इसमें क्या होता है, मतलब जो टीचर होता है वो क्या होता है, उसको भी बहुत कम अवसर मिलते हैं। कैसे, वो सारे बच्चों से तो पॉसिबल नहीं होता है कि वो 100 अगर स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट बैठे हो इस लेक्चर मेथड के माध्यम से अगर हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबको जान जाएँ कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट ऑल दैट द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग। जैसे कि इतना सारा चीज़ें समझाई गई हैं स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा, तो वो उनको समझ में आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, द इंटरेस्ट एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट आर नॉट टेकन केयर ऑफ।
तो इसमें क्या होता है, जो छात्रों की रुचि है, छात्रों की योग्यताएं हैं, छात्रों की अपनी बुद्धि क्षमता है, जो इंटेलिजेंस है, उनकी बुद्धि लब्धि है, उनकी जो योग्यता है, उसको क्या है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है और इस टीचर अपने ही अकॉर्डिंग अपने लेक्चर मेथड को बताता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आप इसमें मत जाइएगा, इसके एडवांटेज भी हैं और इसके लिमिटेशंस भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। यानी जैसे कि अभी हमने बताया कि हम लोग साइकोलॉजी बेस्ड लर्निंग को एक क्लास में देखते हैं, तो इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग, यानी हम सबको एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। क्योंकि एक क्लास में मैंने पहले ही अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम सीखते हैं, थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट चाइल्ड होते हैं जो आपने एक बार समझाया वो तुरंत समझ लेते हैं। तो ये जो लेक्चर मेथड है आपका, ये इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग नहीं प्रोवाइड करता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टीम टीचिंग मेथड की। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है? अभी तक आपने माइक्रो टीचिंग मेथड पढ़ा था। माइक्रो टीचिंग मेथड जो था हमारा, वो किस पे बेस्ड था? वो स्टूडेंट बेस्ड था। वो हम स्किल में मास्टरी गेन किसको कराते थे? स्टूडेंट्स को, यानी पीपल टीचर्स को। अब हम क्या करते हैं, टीम टीचिंग मेथड हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ किसके लिए होती है? टीचर्स के लिए होती है। टीम टीचिंग इज़ एन अभी तक आपने देखा, अभी हमने बताया था आपको कि लेक्चर मेथड के एडवांटेज क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। अब ये देख लेते हैं कि व्हेन टू यूज़ द लेक्चर मेथड, कि हमें लेक्चर मेथड को कब यूज़ करना चाहिए या कब हम उसका प्रयोग करके अपने कंटेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संक्षिप्तीकरण हेतु यानी टू समराइज वे, टू प्रेजेंट अ समराइज वे। से हमने कोई भी लेक्चर लिया, कोई हमारा टॉपिक है बड़ा सा, तो हमने उसको लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया, तो क्या हो गया हमारा, जो हम लास्ट में उसको समराइज़ करते हैं, तो वो भी लेक्चर मेथड के माध्यम से उसको समराइज वे में प्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एक स्किल होती है ना, स्किल ऑफ क्लोजर, वो हम लेक्चर मेथड के माध्यम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेरणा प्रदान करने हेतु, टू मोटिवेट, यानी लेक्चर मेथड के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को, ये एक टीचर के अंदर क्वालिटी होती है कि वो अपने लेक्चर में इतने मोटिवेशनल थॉट्स या एग्जाम्पल्स वो अपने डालें कि वो स्टूडेंट्स आपके लेक्चर से मोटिवेट हों, और आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है समय बचाने हेतु। अगर हम लिखाने के लिए बैठ जाए, लेक्चर बेस आपकी क्लास ना हो, तो इतना ज़्यादा सिलेबस है आपका कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये इस नज़रिए से भी बहुत अच्छा मेथड माना जाता है कि इससे हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट करने हेतु। इससे कोई भी चीज़ हमने समझा दी, उसको हमें क्लियर करना है, तो वो भी हम इसी मेथड के माध्यम से क्लैरिफाई करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। गृह कार्य देने हेतु, जब हम अपना पाठ समापन करते हैं यानी स्किल ऑफ क्लोजर यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं, तो वो भी हम लेक्चर मेथड के माध्यम से, या बच्चों को होम असाइनमेंट जो दे रहे हैं, वो असाइनमेंट किस प्रकार से करना है, वो भी अपने लेक्चर मेथड के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु। जो हमारी अतिरिक्त विषय वस्तु है, यानी कोई भी चीज़ जैसे हमने एक्स्ट्रा बताना है या स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हुई, तो वो भी जो हम बताते हैं वो हम लेक्चर मेथड के माध्यम से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब टीम टीचिंग मेथड की। टीम टीचिंग मेथड टीचर्स के ही बीच में जो मेथड, जो टीम बन के जो हम पढ़ाई करते हैं या जो हमको पढ़ाने आते हैं, तो उनको हम टीम टीचिंग मेथड कहते हैं। टीम टीचिंग मेथड को मैसेज समझ सकते हैं, जैसे आज तक आपने अभी तक माइक्रो टीचिंग पढ़ा था, तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, वो स्टूडेंट बेस यानी स्किल पे फोकस करती है, वो भी आपके लिए होती है, जो बीएड के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है। सिमुलेटेड टीचिंग जो होती है, वो एक हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रियल क्लास की तरह हम टीचिंग करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कक्षा के जो तौर तरीके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो टीम टीचिंग मेथड वो स्टूडेंट्स यानी टीचर के लिए, टीम टीचिंग मेथड, यानी टीचर जो टीच कर रहे हैं टीम के माध्यम से, उसको टीम टीचिंग मेथड करते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। टीम टीचिंग इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग large group in which 2 or more teachers are involved in planning, executing and evaluating the learning experience for a group of
स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग इज अ इनोवेटिव अप्रोच। ये जो उपागम है ये एक नवीन उपागम है, ये नवाचार है। तो क्या होता है इसमें, लार्ज ग्रुप इन विच 2 और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व विद द प्लानिंग। यानी जो प्लान किया जाता है तो वो उसमें क्या होता है, 2 टीचर्स या इससे ज़्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेलुएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको मूल्यांकन के हेतु कार्य करते हैं वो। इसके एडवांटेज क्या होती है, शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, यानी टीचिंग की क्वालिटी को जो इम्प्रूव करने के लिए होता है। यानी कोई, जैसे मान लीजिए कोई कमी आ रही है, एक टीचर नहीं पकड़ पाया तो दूसरी टीचर अपने विचारों से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये टीम टीचिंग के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। इसके लिमिटेशंस भी हैं। मोर टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मैथड, यानी जो अगर हम इस मैथड से कुछ भी कोई एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं टीम टीचिंग के माध्यम से, तो हमें बहुत सारे टीचर्स की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है। नेक्स्ट है नॉट यूज़फुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट में इसको यूज़फुल नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूल, यानी जाहिर सी बात है हम टीम टीचिंग करने जा रहे हैं तो हमें सबके समय को, सबकी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, सबको प्लान वे में रखना पड़ेगा। और एक समय मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये टीम टीचिंग मेथड, जिसको शेड्यूल करने में, जिसको प्लान करने में भी समय लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आई थिंक इससे आप कुछ समझ पा रहे होंगे। आइडिया आपके माइंड में भी कुछ चल रहा होगा। तो इस विधि, यानी अभी मैंने जब आपको विधियाँ बताई हैं तो इस विधि का जिक्र किया है। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, यानी जो हमारे ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, उद्वेलन का मतलब, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे स्टॉर्म का मतलब तूफान, तो हमारे मस्तिष्क में जो उथल पुथल होने लगती है तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज क्विकली ऑन अ गिवन टॉपिक और ऑफ प्रॉब्लम सब्सिक्वेंट इवेलुएशन। अब इसमें क्या होता है, जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो एक क्रिएटिव माइंड माना जाता है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, यानी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है उनके दिमाग में। आप कभी भी कोई एक क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि कुछ होता है, आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके मान के चलिए, कोई एक चीज़ जैसे कहीं कुछ हमने रख दिया हो या हमको नहीं याद आ रहा, तो उस समय हमारे माइंड में कुछ और नहीं सोचता है, उस समय हमारे माइंड में उथल पुथल होने लगती है, हमने सामान कहाँ रखा है, फिर हमारा और किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कोई भी चीज़ जैसे स्टूडेंट्स को हमने रिकॉल करवाई है या स्टूडेंट को आता है, वो अपने माइंड पे बहुत ज़ोर डालता है और कई सारे आइडियाज़ भी निकालता है नए। ये तो एक भूलने वाली बात पे होती है, कहीं मूर्त अमूर्त जो चीज़ें होती, कहीं हमारे अमूर्त चिंतन में कहीं, या एक हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग में कहीं पर भी कुछ भी रह गया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट होता है कि नहीं ये चीज़ मुझे आती है, और हमारे मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग द क्रिएटिव वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी विधि है जो एक क्रिएटिव जो प्रोड्यूस करती है माइंड में, और ये लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली स्टूडेंट के मन में आने लगते हैं ऑन अ गिवन टॉपिक। कोई भी टॉपिक, जैसे आप देखिए क्लास में बहुत सारे, कई बार हम लोग एक्टिविटीज़ भी कराते हैं कि कई 1 मिनट में हमने दे दिया, एक तुरंत ही साइमल्टेनियसली उनको पर्ची में लिख करके हमने दे दिया कि उनको इस यू हैव टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो हम साइमल्टेनियसली बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्लास में जो कराते रहते हैं कि हमने छोटी छोटी पर्चियाँ ले ली और क्लास में उसको एक बॉक्स में रख दिया, किसी में टॉपिक दे दिया लर्निंग, किसी में दे दिया शिक्षा तकनीकी, किसी में दे दिया कंजक्शन, कुछ भी दे करके, और उसको एक गेम के माध्यम से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में। तो इससे भी हमारे जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं और उनके इंटेलेक्चुअल का पता लगाया जा सकता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या इसमें वर्ड्स हैं, और तुरंत वो जैसे वो पर्ची उठाते हैं और उनको 1 सेकंड या 3 सेकंड का समय दिया जाता है सोचने का, और उसके बाद उनको उसमें बोलना होता है। तो इस तरह से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ क्लासरूम में करा सकते हैं। तो उनके जो जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो तुरंत बहुत तेज़ी से वर्कआउट करने लगते हैं और स्टूडेंट अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दिस मैथड एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क with anyone except that the participants are not allowed to criticize the
ideas at the time when views are being invited. Sometimes quantity of ideas is more important than quality. कई बार क्या होता है कि गुणवत्ता से ज़्यादा हमें स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके आइडियाज़ में इनोवेशन होता है और वो अपने स्तर से सोच करके कोई भी चीज़ बताते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी एडवांटेज, देख लेते हैं एडवांटेज क्या है। इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी दैट हेल्प ट्रेनर्स टू प्रोड्यूस, थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। जाहिर सी बात है, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ करते हैं तो जाहिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम ही देते होंगे या कोई ना कोई एक क्वेश्चन देते होंगे जिसके माध्यम से वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और इनकरेजेस क्रिएटिविटी, और ये बच्चों में सृजनात्मक क्षमता को इनकरेज करता है, नहीं बढ़ाता है। दैट हेल्प ट्रेनर्स टू प्रोड्यूस, थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। ये क्या करता है, स्टूडेंट्स में सोचने की और तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेंट। ये क्या है, इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा लार्जर है। थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज़ नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। ये मच इकोनॉमिकल है और ये इसके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हमको समय भी नहीं लगता है। इसकी लिमिटेशंस देख, इट इज़ नॉट अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। मानते हैं सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी के माध्यम से हम क्लास में कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनिंग्स बीइंग रिलुक्टेंट टू पार्टिसिपेट। पॉसिबिलिटी ट्रेनिंग्स की होती है इसमें कि वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि जो हमने पर्सनालिटी में पढ़ा हुआ है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वाले तो चलिए ठीक कुछ भी बोल देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं कहीं ना कहीं अपनी बात को नहीं रख पाते हैं।